नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रपति का आगमन होने वाला है। इसको लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 19 सितंबर की शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंचेंगी। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे राजभवन की ओर जाएंगी और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी और 20 सितंबर को सुबह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसको लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही साथ एसपी रैंक के अधिकारी को सेक्टर के तहत बांटा गया है और उसके नीचे डीएसपी स्तर के अधिकारी रहेंगे। राष्ट्रपति आगमन से पूर्व कॉन्क्रीट का पूर्वाभ्यास किया गया। जिस रास्ते से राष्ट्रपति गुजरेंगे वहां जितने भी कट हैं उसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस बात की जानकारी रांची जोन के डीआईजी अनूप बिरथरे ने दी। कल सुबह 6 बजे तक आपका ये क्लियर नहीं है तो वो तक तैयार रहना चाहिए और उसके भी रिहर्सल माननीय राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम दिनांक 19 और 20 सितंबर का रांची में है, जिसमें 19 सितंबर को शाम को उनका आगमन है एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट से राजभवन में है और राजभवन में उनको स्टे करना है और 20 तारीख को सुबह में प्रोग्राम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नामकुम में प्रोग्राम है। तो इसके लिए काफ़ी इलेबोरेट सुरक्षा के इंतजाम रांची जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। इसमें जो रांची के उपायुक्त और एसएसपी, सिटी एसपी, रूरल एसपी सभी की टीम लगातार कार्यक्रम स्थल को विजिट की है और एयरपोर्ट टू राजभवन और राजभवन से लेके ICAR नामकुम तक में सारे इलाके को हम लोगों ने सेक्टर में बांटा है और इन सेक्टर के प्रभारी के रूप में एसपी रैंक के ऑफिसर होंगे। उनके नीचे में अनेक डीएसपी, इंस्पेक्टर और पर्याप्त संख्या में फोर्सेस लगाई जाएंगी। इन सारे रोड का, रास्ते का और कार्यक्रम स्थल का एंटी सबोटेज चेक समय पर किया जा रहा है। कारकेड की रिहर्सल भी की जाएगी। कार्यक्रम स्थल को भी वरीय पदाधिकारियों ने, सभी लोगों ने विजिट किया है और इस कार्यक्रम को बहुत माइन्यूटली हम लोग देख रहे हैं और जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल्स हैं उनको सारा पूरा किया जा रहा है और इसके लिए डिटेल एक संयुक्त आदेश डीसी और एसएसपी के द्वारा निकाला जाएगा और बाहर से पर्याप्त संख्या में हमको एसपी रैंक के ऑफिसर, डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर और इंस्पेक्टर और अन्य फोर्सेस को मांगा गया है। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी और पदाधिकारी इस पूरे प्रोग्राम में डेप्यूटेड रहेंगे और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से जिला प्रशासन। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसमें भाजपा भी कैसे पीछे रहती, इसलिए भाजपा ने भी तैयारी तेज कर दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। गुरुवार शाम गृह मंत्री रांची पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम रांची में ही करेंगे। वो शुक्रवार 20 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो कि 3 अक्टूबर तक चलेगा। ये यात्रा पूरे प्रदेश में 200 से अधिक प्रखंडों से गुजरती हुई लगभग 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। परिवर्तन यात्रा के द्वारा भाजपा के लगभग सारे बड़े नेता झारखंड में आ रहे हैं। इस यात्रा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई नेता शामिल होने वाले हैं। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। आज वो शाम में रांची आएंगे। रांची के रेडिसन ब्लू में वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल वो साहेबगंज के भोगनाडीह, जो क्रांति की स्थल है, उस भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। या 11 साढ़े 11 बजे के लगभग ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय गृह मंत्री जी उसमें शामिल होंगे और परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। और इधर पीएम मोदी के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेंगी। इस ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश एक संघनीय ढांचे से चलता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून देश को साम्राज्यवाद सोच की ओर लेकर जा रहे हैं। बीजेपी मनुवादी सोच वाली पार्टी है और उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का कानून ना ही संभव है और ना ही व्यवहारिक है। भारत में त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ये फैसला चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में लिया गया है। ये एक चुनावी जुमला है। वन नेशन वन इलेक्शन के कैबिनेट से पारित होने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं है, ये देश में चलने वाला नहीं है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट देने के बाद कैबिनेट से पास किया गया। इस कानून के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की सलाह दी गई है। यह अधिकार सीमित किए जाएंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये कहां की सोच है? क्या इससे सरकारें स्थिर रह पाएंगी? जहां 2028 में जिन विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 27 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, क्या वहां पर केंद्र सरकार का शासन रहेगा 2 साल तक और वो अपने अनुरूप चुनाव की तैयारी करेगी? ये बहुत खतरनाक है। इस देश में जो लोग भी जमहूरियत, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। जो संविधान को बचाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान ने आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए, और जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए भी कई आर्टिकल्स, कई अनुसूची, कई कानून तय किए, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड कहते हैं, संवैधानिक कवच। उन पर यह आघात होगा। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जो आजादी के बाद से चली आ रही है। अब इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रस्ताव अभी कैबिनेट से पास हुआ है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास करना होगा। देखना होगा कि उन्होंने कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास किया है वो व्यवहारिक रूप से कहां लागू हो सकता है। उसके बाद इस पर वे अपना मंतव्य देंगे। ये काफी लंबी प्रक्रिया है। आने वाले दिनों में 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको प्रभावित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया जो लागू करने की बात भाजपा कर रही है, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है जो आजादी के बाद से भी वर्तमान व्यवस्था चलती आ रही है, उसको परिवर्तन की व्यवस्था करने की वो बात कर रहे हैं। अभी वो कैबिनेट से पास किया है उन्होंने, अभी उन्हें लोकसभा में लाना पड़ेगा उस विधेयक को, उसके बाद राज्यसभा में, दोनों जगहों से पास कराना होगा। उसके पहले एक प्रक्रिया होगी कि उसमें उन्होंने क्या कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया है और उसमें क्या क्या चीजें हैं, व्यवहारिक रूप में ये कहाँ लागू हो सकती है। इसे पूरी तरह से विपक्ष उस प्रस्ताव को देखेगी और उस पर अपना मंशा, अपना मंतव्य देगी, उस पर बहस होगा। अब ये काफी लंबी प्रक्रिया है और ये निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान चुनाव जो चल रहा है 2 राज्यों में, उसे और आने वाले 2 राज्यों के चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक लॉलीपॉप का सहारा लिया जा रहा है। तो ये एक चुनावी सर्कमस्टांसेस को भड़काने का, उससे लोगों को दिग्भ्रमित करने का, उसके अलावा कोई ये प्रक्रिया नहीं है। अभी ये लंबी प्रक्रिया है, इसके पीछे काफी सारे मसले हैं जिसे सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100वें दिन केंद्र सरकार ने देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को पास कर दिया है। देश के एक बड़े हिस्से ने कैबिनेट के इस निर्णय का जोरदार रूप से स्वागत किया है। रांची में भी लोगों ने सरकार के इस फैसले को तहे दिल से स्वागत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है वन नेशन और वन इलेक्शन। इससे पैसे का जो बर्बादी हो रहा था, हर समय जहाँ तहाँ इलेक्शन का काम होता था और वो पैसा जहाँ तहाँ बढ़ जाता था, वो अब देश के विकास में खर्चा होगा। और दूसरी बात है जो कि समय की बचत होगी। यहाँ पर क्या होता था, जो कि यदि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इलेक्शन जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ हर जगह एक तो पब्लिक इसमें बुरी तरह से परेशान रहता था। दूसरा क्या है, जो कि आदमी लोग जहाँ तहाँ से वोटिंग नहीं कर पाता था। यदि वन नेशन वन इलेक्शन का काम होता है तो वोटिंग बहुत अच्छा से होगा। मोदी सरकार ने एक से एक योजना दी है और इस बार जो 3.0 या 3.0 में जो 100 दिनों का जो कार्यकाल है, उसमें मोदी सरकार ने जो आज वन नेशन वन इलेक्शन का जो सौगात दिया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य योजना है। इस योजना से पूरे देश का एक डिमांड था, जो एक साथ पूरे देश में चुनाव हो, और वो डिमांड को अपने मन में रखते हुए मोदी सरकार ने यह कैबिनेट में पारित कराया है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लोगों का समय बचेगा, एक साथ चुनाव में आने से लोगों का समय बचेगा और लोग एक साथ जो है सो दोनों वोट डाल पाएंगे और वोट भी बढ़ चढ़ कर के वोट में हिस्सेदारी हो गई। लोगों को बार बार मतदान करने से मुक्ति मिलेगी। के लिए और आगे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी नज़र में बहुत ही प्रभारी है कि श्री माननीय से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं मैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन ये सालों से डिमांड थी पब्लिक की, और वो आज अनाउंसमेंट हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा श्री नरेंद्र मोदी जी को भी, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर लोग को भी और आम पब्लिक को भी। अब इसके बहुत बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार की जो इतनी सारी रेवेन्यूज़ जो खर्चे होती थी, वो रेवेन्यू सरकार की बचेगी। दूसरी जो संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं इलेक्शन के टाइम में जो अपने एंडोर्समेंट करती थी, वो भी कमी आएगी हमें, और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। और साथ साथ में सबसे बड़ी फ़ायदे ये होगी कि स्टेट को जोड़ने के भी सेंट्रल से, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस इलेक्शन के द्वारा। और स्टेट भी भागीदार होंगे, सेंट्रल भी भागीदार होंगे, दोनों एक साथ चलेंगे इस इलेक्शन के दौर में। और सबसे बड़ी फ़ायदा एक और मुझे दिख रहा है, जहाँ कि लोग जो हैं, पब्लिक जो है, अलग अलग इलेक्शन के कारण बहुत टाइम डिवोट करते थे, एक जगह दूसरे जगह ट्रांसपोर्टिंग करते थे, वो भी घटेगी। साथ साथ में गाँव में, शहरों में लोग और ज़्यादा भागीदार हो पाएंगे इस इलेक्शन के दौर के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा। बताइए। आज कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को पारित कर दिया है। इससे मैं ये समझता हूँ कि जो भी परेशानी आम लोगों को, जनता को होता था बार बार इलेक्शन में जाने के लिए, वो सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही थी, बार बार इलेक्शन में जाना है, लाइन लगना है, वोटिंग करना है, जो समय आदमियों का लगता था, वो धीरे धीरे अब कम हो जाएगा। 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा, आदमी एक ही बार उसके लिए टाइम निकालेगा, एक बार अच्छे से सोच विचार करके वो इलेक्शन में भाग लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि जो भी इलेक्शन कमीशन को खर्चा बैठता था इलेक्शन को कराने के लिए, वो जो खर्चा होगा वो बहुत हद तक कम हो जाएगा एक बार ही इलेक्शन कराने से। और वो ज़्यादातर जो पैसा उसमें लगता था वो अब डेवलपमेंट और एजुकेशन और दूसरे फील्ड में काम में लगाया जाएगा। एक फ़ायदा ये और हो रहा है इसमें कि जो भी आदमी लोग मतलब टाइम निकाल के इलेक्शन के लिए जाते थे, वो वोटिंग करने के लिए, उनका जो वर्क था, जो भी कंपनी में काम करते थे, वो सब में टाइम निकालने में दिक्कत होता था। इलेक्शन जो कंटिन्यू होता था उस समय जो पब्लिक वर्क होता था, रोड बनने का या और भी सरकारी काम है, पुल वगैरह बनने का, वो सब में थोड़ा सा हिंड्रेंस आता था।
वो सब समय अब बचेगा। सरकार का एक ही बार होगा तो हर बार हर महीने या जब भी इलेक्शन होगा तो ये सब में रोकथाम नहीं आएगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाम बताइएगा। मेरा नाम उत्सव हुआ, मैं अमन ग्रीन सिटी का वासी हूँ। रोड और पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में एक व्यक्ति की ग्रामीणों ने इतनी पिटाई कर दी कि उसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक पर हत्या और दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप थे। मृतक की पहचान गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुटिया गांव निवासी टूटे हेम्ब्रम के रूप में हुई है। मंगलवार को टूटे हेम्ब्रम को ग्रामीणों ने धर दबोचा था। इसके बाद उसे बांधकर पूरे गांव घुमाया था। इस दौरान ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई भी की थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसे चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान में टूटे हेम्ब्रम की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उसने हफ्ते भर पहले मवेशी चरा रही एक युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में झाड़ियों से बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस की जांच चल रही थी। ग्रामीणों का आरोप था कि टूटे हेम्ब्रम ने ही युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की है। मंगलवार को टूटे हेम्ब्रम को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उस पर टूट पड़े और उसकी लात घूंसे से पिटाई कर दी। यहाँ ना तो पुलिस थी, ना ही कोई कोर्ट। ग्रामीण आरोपी को दोषी ठहराते हुए खुद ही सजा दे रहे थे। कोर्ट के बिना ही ये फैसला ऑन द स्पॉट सुनाया गया। मामले की जानकारी जब गोइलकेरा थाना को हुई तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और टूटे हेम्ब्रम को ग्रामीणों के चंगों से छुड़ाया। तब तक टूटे हेम्ब्रम की हालत ग्रामीणों की पिटाई से बेहद गंभीर हो चुकी थी। टूटे हेम्ब्रम ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। इधर जमशेदपुर में झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन ने गुरुवार को अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके साथ ही धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं ने गुरुवार को साक्षी आम बागान से जुलूस निकालकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें जिले भर की सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका शामिल थी। इनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार उन्हें जो मानदेय प्रदान करती है वो काफी कम है। उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मानदेय प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 1 अक्टूबर से सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले हेमंत सोरेन ने उनसे वादा किया था कि मुख्यमंत्री बनते ही उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, मगर महज 3000 रुपए मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें अन्य लाभ से वंचित रखा गया। हम लोग का कि हम लोग को सरकार शोषण पर शोषण करते आ रहा है। अभी नहीं, 1975 से जो आंगनबाड़ी चल रहा है तब से उन लोग को अब तक हम लोग को मतलब देखा नहीं है, अनदेखा करके रख दिया है। जो कि हम लोग इतना काम करते हैं सरकार के, हम लोग के बगैर सरकार के कोई काम नहीं होता है, लेकिन हम लोग का जो मानदेय वो मानदेय वहीं पर रख दिया। झारखंड सरकार ने वादा किया था कि हमको आप देखेंगे, हम आपको देखेंगे, लेकिन उन्होंने भी वादा करके भूल गए। कुछ दे दिए 3000, उसके बाद में चुपचाप सो गए। तो सारे सामग्री सरकार अपने रेट पर देते हैं, लेकिन बाजार में उनका भाव बहुत ज्यादा है, ताकि हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयां करना पड़ता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को राहत कर्मचारी घोषित किया जाए, हम लोग को बाजार रेट में अग्रिम पोषाहार की राशि दिया जाए। अब आलू बंद करके जो अंडा दिया है, अंडा का जो दाम है, ये दाम हम लोग देने में असमर्थ है। ऊपर से क्या है कि हम लोग को जो पैसा देता है सरकार माह में दिया जाए, वो मानदेय तथा पोषाहार की राशि हमें माह में दिया जाए, ताकि हम सुचारू रूप से अपना केंद्र का संचालन कर पाए।
वहीं चक्रधरपुर के सिस्टर निवेदिता महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली इंटर सेकेंड ईयर की छात्रा 19 वर्षीय नीलम बोदरा पिछले 1 माह से गायब है। नीलम पुरानी बस्ती स्थित आदिवासी कन्या छात्रावास में रहती थी। वो 16 अगस्त को कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन छात्रावास आज तक नहीं पहुंची। छात्रावास अधीक्षक ने फोन पर छात्रा के लापता होने की जानकारी खरसावां प्रखंड के तिलांगचूड़ी गांव में रहने वाले परिजनों को दी। इसके बाद पिता भगवान बोदरा छात्रावास पहुंचे और अपनी बेटी नीलम की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका अब तक कोई पता नहीं चल सका। थक हार कर पिता ने 19 अगस्त को चक्रधरपुर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, लेकिन 1 माह बीत जाने के बावजूद भी नीलम का पता नहीं चल सका। इसी कड़ी में बुधवार की शाम चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित मानकी मुंडा सभागार में नीलम के पिता ने बताया कि इस मामले को लेकर वे लोग एसपी से मिलेंगे। नीलम के मामा गणेश गुंदुआ ने बताया कि उन्होंने अपनी भांजी नीलम को उसकी सहेली सोनुआ प्रखंड निवासी सुमन केराई के साथ चक्रधरपुर के थाना रोड में 16 अगस्त को देखा था। उसके बाद से वो लापता है। वो लोग खरसवां पढ़ता है और मेरी बेटी जो है सीकेपी में रह कर कन्या छात्रावास में रह करके पढ़ाई कर रही थी, सिस्टर निवेदिता कॉलेज में सेकेंड ईयर। अच्छा। 16 तारीख को वो हॉस्टल से अपने कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन वापस हॉस्टल नहीं पहुंची 16 अगस्त को। अच्छा। उसके बाद आपने काफ़ी खोजबीन की और नहीं मिलने पर 2 दिन तक खोजे। उसके बाद तीसरा दिन में हम लोग शिकायत दर्ज कराई 19 तारीख को। शिकायत करने के बाद अभी तो डेली चल रहा है, छानबीन जैसे बोलते हैं। अभी तक तो नहीं निकला है सर। 1 महीने चक्कर काटे जा रहे हैं। लड़की का नीलम बोदरा है, हमारा 19 चल रहा है। अच्छा जी, अभी तक कुछ नहीं हो रहा तो नहीं एसपी का वहाँ शिकायत करेंगे, ऐसी सोच है हमारा। गणेश बंधु है और उनका पिताजी मेरे को भेजे थे यहाँ नीलम बोदरा को लाने के लिए। मेरी भगिनी लगती है, तो फिर हम यहाँ से केपी उसको लेने के लिए आए और यहाँ पे उनको उनका सहेली के साथ हम देखे चेक नाका सनवा रोड के यहाँ। तो फिर हम उनसे बात किए कि जाओ तुम अपना हॉस्टल जाओ और तैयार रहना, फिर हम तुमको लेने के लिए आएंगे। तब तक हम बाज़ार चले गए। फिर बाज़ार से हम ख़रीदने के बाद में हम फिर दोबारा हॉस्टल जाते हैं। हॉस्टल नहीं पहुंची थी। मेरी भागिनी का नाम है नीलम बोदरा और 16 अगस्त को हम लेने आए थे। 16 अगस्त का घटना है। इधर रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ गुरुवार को सरायकेला जिला मुख्यालय में आयोजित दिशा की बैठक में शामिल हुए। इससे पूर्व रक्षा राज्य मंत्री ने विश्वकर्मा योजना और सेवा ही स्वच्छता है के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरायकेला मुख्यालय में आयोजित दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री के अलावा सिंहभूम की सांसद जोबा माझी, खूंटी के सांसद कालीचरण सिंह मुंडा, खरसावां विधायक दशरथ कागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो समेत जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसपी मुकेश लोनायत उपस्थित थे। तमाम विभागों के पदाधिकारी व राजनीतिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में जिले के विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। दिशा की बैठक में शामिल होते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के अधीन संचालित विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर जागरूकता कौशल रथ को रवाना किया गया है। इस योजना से अधिक लोग, खासकर युवा, लाभान्वित होंगे। सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कई योजनाओं का युवाओं को लाभ मिल रहा है। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने की भी अपील रक्षा राज्य मंत्री ने की। माननीय सांसद खूंटी लोकसभा श्री कालीचरण मुंडा जी का स्वागत करेंगे। विगत 1 वर्ष से यहाँ पर स्थापित हूँ।
देखो, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा 17 सितंबर जब देश विश्वकर्मा जयंती मना रहा और विश्वकर्मा योजना की 1 साल पूरी, हमारे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी को हमने आज से 10-15 दिन पहले आग्रह किया था कि मेरे रांची लोकसभा के अंदर कौशल विकास का एक बड़ा केंद्र जो विकास भारती अशोक भगत जी के माध्यम से चलता है और अन्य जगहों पर कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा अन्य काम हो, ताकि हमारे जो बच्चे बहुत कहते हैं ना हुनर और कौशल विकास के तहत उनको रोजगार और स्वावलंबी बनाया जाए। और चक्रधरपुर रेल मंडल में बीते 15 फरवरी को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तीनों ट्रेनों का नियमित रूप से परिचालन 18 सितंबर से शुरू हो चुका है। इनमें राउरकेला हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए तो नियमित व्यावसायिक परिचालन के पहले ही दिन बुधवार को इस ट्रेन को यात्री नहीं मिल पाए। ट्रेन में सभी कोच खाली दिख रही थी। ट्रेन खुलने वाली थी और ट्रेन में 250 से ज्यादा सीट खाली बताई जा रही थी। कोच में इतनी भी यात्री की संख्या नहीं थी कि इसे आधा भरा हुआ ही भी बताया जा सके। यानी कि राउरकेला हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहले ही दिन आधा से ज्यादा खाली हालत में हावड़ा के लिए रवाना हुई। रेल यात्री फिलहाल इस ट्रेन में सफर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसका कारण ट्रेन में सफर कर डबल किराया और ट्रेन की समय सारणी को माना जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने के लिए लोगों को सामान्य एसी ट्रेन की तुलना में 2 गुना पैसा चुकाना पड़ रहा है। राउरकेला से हावड़ा सफर करने के लिए यात्री को चेयर कार में 1240 और एग्जीक्यूटिव क्लास में 2240 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। वंदे भारत में एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर तो 3 गुना महंगा होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लोग सामान्य ट्रेन में ही सफर करना पसंद कर रहे हैं। वहीं समय सारणी की बात की जाए तो ये ट्रेन दिन के 1:40 पर हावड़ा के लिए रवाना हो रही है। लोग इस ट्रेन को सुबह राउरकेला से हावड़ा के लिए रवाना करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस ट्रेन की रफ्तार से भी यात्री खुश नहीं हैं। लोगों का कहना है कि ट्रेन की रफ्तार और समय मायूस करने वाली है। एक्सपीरियंस ले रहे हैं एक स्पेशल ट्रेन का, जो कि ट्रेन में पूरे मतलब इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में जिला पुलिस की ओर से 20 सितंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन पिल्लई हॉल में किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 18 मुख्य मुद्दों पर लोगों की समस्या सुनकर जिला पुलिस उसका समाधान करेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इसकी शुरुआत राज्य स्तर पर की गई है। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर आम नागरिकों की शिकायतों को त्वरित एवं प्रभावकारी ढंग से निवारण करने और पुलिस एवं नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान आम नागरिक पुलिस से संबंधित किसी भी समस्या को पुलिस के समक्ष रख सकते हैं। उन समस्याओं को चाईबासा पुलिस संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करेगी। शिकायतकर्ता को एक प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी। आम नागरिक जिला पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 9508243546 पर फोन करके या फिर ईमेल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष पीसीआर चाईबासा में एक कोषांग भी बनाया गया है, जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। एसपी ने आमजनों से अपील किया कि पुलिस से जुड़ी जो भी शिकायतें हैं उन्हें लेकर कार्यक्रम में शामिल हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार एवं पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में राज्य भर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम 10 सितंबर से लागू किया गया है और उसकी शुरुआत 10 सितंबर को सभी जिलों में की गई है। इसी क्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत आगामी 20 तारीख को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है उसका आयोजन हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोग बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन
पिल्लई हॉल सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही इस संबंध में पूर्व में भी सभी जिलावासियों को हम लोगों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी प्रदान की थी, परंतु आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग ये जानकारी प्रदान करना चाहते हैं कि पुलिस से जुड़ी जो भी शिकायतें हैं और जिला प्रशासन से भी जुड़ी अगर शिकायतें हैं तो उसको लेकर आमजन उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं और जिला प्रशासन की टीम एवं पुलिस की टीम मिलकर आमजनों की जो समस्याएं हैं और उनकी जो शिकायतें हैं उनका त्वरित समाधान करने का प्रयास करेगी। साथ ही इस पूरे आयोजन के लिए और इस पूरे कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने एक विशेष नंबर व्हाट्सएप नंबर भी रिलीज़ किया है। साथ ही साथ एक विशेष ईमेल आईडी है और जिला नियंत्रण कक्ष में एक विशेष टीम गठित है जो कहीं भी किसी भी आमजन के द्वारा अगर उसमें कोई शिकायत दर्ज कराई जा रही है तो उसको नोट किया जा रहा है और उसकी जानकारी उस पर जो उचित कार्रवाई है वो संबंधित थाने को प्रेषित कर उस पर उचित कार्रवाई निष्पादित की जा रही है। और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन स्थित क्रू एंड गार्ड लोबी कार्यालय परिसर में विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। यहां बुधवार शाम चक्रधरपुर कल्चर एसोसिएशन के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रेलकर्मी, उनके परिजनों व बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने एक से बढ़कर एक गीत, संगीत और नृत्य पेश कर समा बांध दिया। कार्यक्रम रात के 11 बजे तक चला। कार्यक्रम की शुरुआत भजन से हुई। इसके बाद पुराने फिल्मी गीतों से लेकर नए तड़कते भड़कते फिल्मी गीत गाकर कलाकारों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस संगीत संध्या का जमकर लोगों ने लुत्फ उठाया। वहीं रेल कर्मियों के बच्चों को भी इस संगीत संध्या के मंच पर अपनी संगीत और नृत्य कला कौशल को दिखाने का पूरा अवसर मिला। बच्चों में भी इस कार्यक्रम में गजब का उत्साह और जोश देखा गया। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से डीसीए का भी प्रयास रहता है कि चक्रधरपुर रेल मंडल सहित क्षेत्र के नए उभरते कलाकारों को मंच देकर उनकी कला को संवारने का मौका दिया जाए। इस दौरान कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को आयोजन समिति के द्वारा उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए लोगों की भीड़ मंच के सामने जुटी रही। कार्यक्रम के सफल आयोजन में आयोजक, क्रू एंड गार्ड लोबी पूजा कमेटी और डीसीए का खास योगदान रहा। जिन कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम पेश किया गया उनमें रामू शर्मा, श्रेया दत्ता, प्रतिष्ठा मजुमदार शामिल थे। आपसे गुजारिश मंच पे आए और कार्यक्रम को जल्द से जल्द शुरू करें। अब बड़ों का हमारा ये फिल्मी सॉन्ग चालू कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।